राइट जी, तो मामला हमारे क्लास के शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं और उसके बाद आपके होमवर्क्स की डिटेल भी लेता हूं, आपसे होमवर्क के मामला लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? म्यूट ऑफ करके बता दें, तमाम लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोबारा म्यूट कर दें। तो काम शुरू करते हैं जी। हमारा ये जो मॉडल क्वेश्चन नंबर 10 है, इस मॉडल क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि जो अकाउंटेंट है फयाज कंपनी का, वो एक्सट्रैक्ट करता है अपने कैश रिकॉर्ड को और बैंक स्टेटमेंट के मामलात को नवंबर की 30, 2008 को। तो ये हमारे पास जो है वो नवंबर की 30 के बैलेंसेस और ये मामला गिवन है। सबसे पहले नंबर 1 पर उसने आपसे कहा है कि आपके पास बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है कैश बुक के मुताबिक 1,06,400 रुपया। आपको पता होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि कैश बुक में हमारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है बैंक की परमिशन से। तो वो 1,06,400 रुपए का बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव, अकाउंटिंग में नेगेटिव शो करने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। और इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, पासबुक के मुताबिक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमारा 10,000 रुपए का मौजूद है। तो दोनों ही का नेगेटिव बैलेंस है, एक का 1,06,400 और एक का 10,000 रुपए नेगेटिव। अगर हम सोल्यूशन की जानिब जाएं तो सोल्यूशन में हमें नजर आता है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1,06,400 रुपए नेगेटिव यानी ब्रैकेट में शो किया गया है, जबकि इसी तरह से बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वो भी 10,000 है, नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट में शो किया गया। अब आते हैं सवाल पर मजीद आगे। आपसे सवाल में कहा गया इशूड आ चेक, एक चेक इशू किया और वो चेक जो इशू किया है वो 50,000 रुपए का इशू किया है, जारी किया है। चेक जारी करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट जाएगा। ये हमने चेक 50,000 का जारी किया एक सप्लायर को। अब ये बहुत ही अच्छा वाकया है, तो इस अच्छे वाकये को समझने के लिए आप जरा यूं समझिए कि अगर आपने एक चेक इशू किया 50,000 रुपए का, और जब आप एक चेक इशू करते हैं किसी सप्लायर को, तो सप्लायर को चेक इशू करने का मतलब होगा, जब आप सप्लायर को चेक इशू करते हैं तो आपके पास एंट्री आप बना देते हैं अकाउंट्स पेएबल, डेबिट 50,000 रुपए से, और आप कर देते हैं बैंक को क्रेडिट 50,000 रुपए से। ये असल वाकया है और ये वाकया आप रिकॉर्ड करते हैं जब आप 50,000 रुपए की पेमेंट करते हैं। अब इसने आपसे क्या कहा सवाल के अंदर, वो कह रहा है कि इश्यू किया एक चेक 50,000 रुपए का एक सप्लायर को, फिर आगे वो कह रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड। एक्सपायरी का मतलब मुद्दत गुजर जाना, तो मुद्दत जो रियायत की थी उसके गुजर जाने के बाद अपने सप्लायर को पेमेंट की है, तो इसका मतलब है जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आपने काम किया, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये असल वाकया आपका हुआ है कि आपने डिस्काउंट पीरियड के बाद पेमेंट कर दी है। अब वो आगे क्या कहता है, वो आगे कह रहा है कि बट इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड, लेकिन वो गलत दाखिल हुआ है कैश बुक में 49,000 रुपीज से। अब लाजमी सी बात है कि डिस्काउंट का जिक्र है और आपने 49,000 से पेमेंट रिकॉर्ड की है, तो इसका मतलब है इसी वाकये को आपने कुछ यूं रिकॉर्ड कर दिया होगा कि आपने किया होगा अकाउंट्स पेएबल नाम की लायबिलिटी, वही डेबिट की होगी 50,000 रुपए से कि आपका कर्जा उतर गया, लेकिन आपने बजाय बैंक अकाउंट 50,000 से जाते हुए दिखाने के आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 49,000 रुपीज से। इसका मतलब है आपने ये कंसीडर किया कि आपको डिस्काउंट मिल गया है,
और आपने रिकॉर्ड कर लिया परचेज डिस्काउंट। ₹1000 से। अब ये बात सुन लीजिए कि आपने सप्लायर को पेमेंट की है एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड के गुजर जाने के बाद। तो इसका मतलब है अगर डिस्काउंट पीरियड गुजर गया है तो पूरी पेमेंट होगी, और पूरी पेमेंट होगी अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट 50,000। ये असल वाकया था आपका। आपने उसे रिकॉर्ड किया 49,000 से, तो आपने यूं रिकॉर्ड कर दिया, ₹1000 डिस्काउंट रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इसका मतलब है अब आपको ये चाहिए कि आप ₹1000 जो आपने जाते हुए अपने कम दिखाएं ₹1000 से और जाते हुए दिखाएं, और ये आपने क्या कर लिया है, परचेज डिस्काउंट को रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप परचेज डिस्काउंट का रॉन्ग रिकॉर्ड करना दुरुस्त करेंगे कैश बुक में। आप कहेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज डिस्काउंट ₹1000 से आप कैश बुक में ₹1000 जाते हुए मजीद दिखा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा वाकया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वायर्ड करूंगा कि आप लोगों को समझ आ गया सबको। अगला वाकया नंबर 4, कहा गया आ डेबिट मेमो। लफ्ज मेमो कानूनी कागज, इतलाई कागज के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो डेबिट मेमो होने का मतलब है एक ऐसा इतलाई कागज जिसमें बैंक हमें डेबिट कर रहा है, कम कर रहा है ₹5,000 का, वो अकम्पनीड मुंसलिक है, जुड़ा हुआ है बैंक स्टेटमेंट के साथ लॉकर रेंट का। यानी बैंक ने हमें एक कानूनी या एक इतलाई कागज भेजा है जिसमें बैंक कह रहा है कि हमने आपका ₹5,000 से अकाउंट डेबिट कर दिया है लॉकर रेंट, लॉकर के किराए के लिए। बैंक ने ये एरन ऑसली गलती से लगा दिया था हमारे फयाज कंपनी पर इंस्टेड ऑफ, बजाय फजी कंपनी। तो असल में लॉकर खुलवाया था एक हमारी मिलती जुलती कंपनी की, हमारे नाम से मिलती जुलती फजी कंपनी। बैंक को चाहिए था कि वो लॉकर का किराया फजी कंपनी का काटती, उन्होंने मिलते जुलते नाम की वजह से हमारी फयाज कंपनी जो है उस पर लगा दिया है ये। तो जाहिर सी बात है हम तो तल मिलाएंगे, बिल बिलाएंगे, कसमसाएंगे, बैंक के हुजूर में पेश हो जाएंगे और बैंक को कहेंगे भाई हमने तो लॉकर खुलवाया नहीं है तो आपने पैसे क्यों काटे। तो बैंक सॉरी करते हुए हमारे अकाउंट में ये ₹5,000 ऐड कर देगा। तो यहाँ सॉल्व में रॉन्गली चार्ज लॉकर रेंट, गलती से बैंक ने लॉकर रेंट हमारा चार्ज कर दिया था और माइनस कर दिया था, अब वो ₹5,000 ऐड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपसे कहा गया डेपोजिटेड, जमा करवाया एक ग्राहक का चेक ₹78,400 का। ग्राहक का चेक कितने का जमा करवाया जी? 78,400 का। आफ्टर, इसका मतलब है एक ग्राहक को हमने एक रियायत की टर्म दी हुई होगी कि भाई टोटल तुमसे ₹80,000 मांगते हैं, अगर तुम जल्दी पैसे दे जाओगे तो ₹1,600 तुम्हें छोड़ देंगे। तो उस ग्राहक ने ₹1,600 का डिस्काउंट काट के 78,400 का चेक हमको भिजवाया और 78,400 से बैंक हमारा होना चाहिए डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए 80,000 से, और ₹1,600 से हमें रिकॉर्ड करना चाहिए सेल्स डिस्काउंट। ये आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन चेक आया है, लेकिन वो कह रहा है कि इट वॉज रॉन्गली, ये गलती से रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में ₹80,000 का, एज इफ इट वर रिसीव आफ्टर डिस्काउंट पीरियड, जैसा कि वो वसूल हुआ था डिस्काउंट पीरियड के बाद। इसका मतलब है हमारे पास असल वाकया जो था वो असल वाकया यूं था कि हमारे पास बैंक अकाउंट आया तो हमें चाहिए बैंक को हम करें डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल को हमें करना है क्रेडिट, बैंक को आता हुआ दिखाना चाहिए था हमें 78,400 रुपीज से, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके जाता हुआ दिखाना चाहिए था हमें 80,000 रुपीज से। 1,600 रुपए से हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत थी सेल्स डिस्काउंट।
ये असल वाकया था। लेकिन हम पता है क्या रिकॉर्ड करने बैठे, हमने रिकॉर्ड करने बैठे तो हमने रिकॉर्ड किया कि हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया है, बैंक को हमने डेबिट कर दिया डायरेक्ट 80,000 रुपए से, और हमने क्या कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर दिया 80,000 रुपए से। अब आप ये सोचिए कि हमने काम क्या कर दिया, हमने ये वाकया रिकॉर्ड कर लिया है 80,000 से, हालांकि असल वाकया ये ऊपर वाला हुआ है। तो इसका मतलब है हमने पैसे अपने 80,000 से आते हुए दिखा दिए, आते हुए दिखाने थे 78,400। तो इसका मतलब है हमें 1600 रुपए से हमने अपना पैसा आते हुए ज्यादा दिखा दिया है। अब 1600 रुपए हम कैश बुक से जाते हुए दिखा देंगे और रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल डिस्काउंट, कि हमने सेल डिस्काउंट को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। सॉल्व में जाते हैं, ये देखिए जी, अनरिकॉर्डेड सेल डिस्काउंट 1600 रुपए से, 1600 रुपए से सेल डिस्काउंट को अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड नहीं किया था। और आगे बढ़ते हुए आपसे कहा गया आ कस्टमर्स चेक, एक ग्राहक का चेक है और ये ग्राहक का चेक है 2 लाख रुपए का, डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, वो जमा करवाया बराह रास्त बैंक अकाउंट में, वॉज बाय मिस्टेक, वो गलती से दाखिल हो गया कैश कॉलम में कैश बुक। आपको याद होगा ये वाकया हमारा पिछली क्लासों में भी आया था कि कैश और बैंक के कॉलम कैश बुक में बराबर बराबर में बने होते हैं, बजाय रकम बैंक के कॉलम में लिखने के कैश के कॉलम में हमने लिख दी, तो इससे हमारा बैंक बढ़ने की जगह पर कैश बढ़ गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट बढ़ा लेना चाहिए कैश बुक में। हम कैश बुक में जो है वो अपना बैंक अकाउंट बढ़ा लेंगे, रॉन्गली एंटर्ड इन कैश कॉलम 2 लाख रुपए से। जब इसकी जनरल एंट्री बनेगी तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री बन जाएगी और इससे हमारा बैंक अकाउंट जो नहीं बढ़ा था वो अब बढ़ जाएगा। इसके बाद वो आपसे कहता है कि इश्यू किया, जारी किया, एक चेक जारी किया परचेज करने के लिए सप्लाईज यानी कारामद मुफीद अशिया। तो आपने कारामद मुफीद अशिया चेक के जरिए खरीदी 10,000 रुपए की, उसे रिकॉर्ड कंपनी में किया गया है लेकिन सिर्फ 1,000 रुपए से। वाकया था 10,000 का, अब मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी सप्लाईज डेबिट बैंक क्रेडिट 10,000 रुपए से, मैंने उसे रिकॉर्ड किया सिर्फ 1,000 रुपए से, तो 9,000 रुपए से और रिकॉर्ड करूं मैं, और 9,000 रुपए से ये रिकॉर्ड करूं कि लेस रिकॉर्डेड परचेज ऑफ सप्लाईज, परचेज ऑफ सप्लाईज जो है वो लेस रिकॉर्ड कर ली गई। तो क्या करेंगे, सॉल्व में जाएंगे और पैसे जाते हुए दिखाएंगे लेस रिकॉर्डेड परचेज ऑफ सप्लाईज 9,000 रुपए से। अगला वाक्य, इस वाक्य में आपसे कहा गया कि मार्कअप चार्ज बाय बैंक, मार्कअप इंटरेस्ट यानी सूद को कहते हैं, ये कभी वसूल होता है और कभी हम पे लगाया जाता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज हुआ है वो है चार्ज। चार्ज का मतलब है ये मार्कअप सूद हम पे लगाया गया है, तो मार्कअप सूद हम पे लगाया गया, काटा गया हमसे बैंक की जानिब से, जिसे नहीं रिकॉर्ड किया है अभी तक कंपनी ने। तो कंपनी अब रिकॉर्ड करने बैठेगी तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कमी वाकया हो जाएगी, लिहाजा हम इसे कैश बुक के अकाउंट में से लेस कर देंगे कि हमारे पास लेस रिकॉर्डेड मार्कअप चार्ज बाय बैंक, मार्कअप चार्ज किया बैंक ने 2,000 रुपए से, जिससे हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया। इससे और आगे बढ़ते हुए आपसे कहा गया कि 3 चेक्स, 3 चेक हैं जिनका टोटल बनता है 20,000 रुपया, वो हमने इश्यू किया है सप्लायर को। सप्लायर वो होता है जिसे हम माल फराहम करते हैं, यानी ये वो शख्स होता है जो हमें माल देता है और हम उसे पैसे अदा करते हैं। तो सप्लायर माल फराहम करने वाले को हमने चेक इश्यू किया, पेमेंट की 20,000 रुपए की, और ऐसे हमने 3 चेक
20,000 रुपए के टोटल जारी किए हैं। यानी फर्ज करें एक होगा 6,000 का, एक होगा 5,000 का, एक 9,000 का, तो तीन मिलाकर चेक हो गए 20,000 रुपए के। ऐसे तीन चेक 20,000 रुपए के हमने इश्यू किए सप्लायर को, लेकिन सिर्फ एक चेक 5,000 रुपए का जो है वो प्रेजेंट हो सका है, पेश हो सका है बैंक में आखिरी दिन तक महीने। तो हमने तो चेक इश्यू किए थे टोटल 20,000 के, लेकिन उसमें से सिर्फ 5,000 का एक चेक पेश हुआ है, तो बाकी 15,000 के चेक अभी तक बैंक के हुजूर पेश नहीं हुए। इस वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट को अभी तक लेस नहीं किया। आज नहीं तो कल बैंक ने हमारे अकाउंट को लेस करना है, लिहाजा अनप्रेजेंटेड चेक को हम लेस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट से 15,000 रुपए। अब इसके बाद आपसे कहा गया कि 4 चेक्स, 4 चेक्स हैं जिनका टोटल बनता है 1,20,000 रुपया। 4 चेक हैं जिनका टोटल बन रहा है 1,20,000 रुपया। वो हमने सेंट भेजा है बैंक को कलेक्शन जमा करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक चेक 20,000 रुपए का अब तक क्लियर बैंक ने किया और क्रेडिट करके जमा कर दिया हमारे अकाउंट में। इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक सिर्फ 20,000 जमा किए हैं 1,20,000 में से, तो बाकी 1,00,000 रुपया बैंक ने अभी तक हमारा जमा नहीं किया, जिसे हम अनक्लियर्ड चेक बोल सकते हैं कि अभी तक बैंक ने उनको क्लियर नहीं किया। आज नहीं तो कल ये अनक्लियर्ड चेक बैंक क्लियर करके हमारे अकाउंट में ऐड करेगा, लिहाजा बैंक स्टेटमेंट में हम ऐसे अनक्लियर्ड चेक्स को ऐड कर दिया करते हैं। तो अनक्लियर्ड चेक 1,00,000 रुपए से ऐड हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपसे कहा गया बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाइए और नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज बना दीजिए। तो चूंकि वाकयात पूरे हो गए हैं तो हम अपने मामलात को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब अगर आप कंप्लीट करने के हवाले से देखें तो 1,06,400 रुपए और ये 2,00,000 रुपए दोनों को ऐड करना ऐड है, लेकिन एक रकम प्लस में है और एक रकम माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। इसमें से ये माइनस हुआ तो 93,600 रुपीस की अमाउंट आई, और ये अमाउंट प्लस में इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है। अब हमने इन 2,000 9,000 11 हो गए, 11 and 1 12, 12 and 1 13, 13,600 रुपीस ये टोटल बना। इसको हमने यहां लिखा और हमें इस ऊपर वाली रकम से इस नीचे वाली रकम को माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट लगाया। इसमें से इसे माइनस किया तो 80,000 रुपीस आपके पास एडजस्टेड या करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। अब इधर आते हैं, यहाँ हमारे पास 5 और 1,00,000 दोनों को जमा किया तो 1,05,000 रुपया हो गया। वंस अगेन ये 10,000 रुपए नेगेटिव में है, 1,05,000 रुपए पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 1,5 में से 10 को माइनस करेंगे तो 95,000 आएगा। 1,05,000 बड़ी रकम है, लिहाजा 95,000 रुपीस का अमाउंट प्लस में लिखा जाएगा। 15,000 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 80,000 रुपीस हमारे पास एडजस्टेड या करेक्ट बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया। अब इसके बाद जाकर आपसे कहा गया कि आप इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाइए। एडजस्टिंग एंट्रीज आपको पता है कि कैश बुक वाले साइड की बनती हैं और 2 बनती हैं, एक ऐड की और एक लेस की। ऐड की जो एंट्री बनेगी उसमें हम करेंगे बैंक को डेबिट 2,00,000 रुपए से और कैश को कर देंगे क्रेडिट 2,00,000 रुपए से। ये आप सॉल्व में देखिएगा, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 2,00,000 रुपए से। इसी तरह यहाँ बैंक अकाउंट 13,600 रुपए से जो है वो क्रेडिट हो जाना है हमारा, और ये सब अकाउंट डेबिट होने हैं। कैसे? परचेज डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपए से, सेल डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 1,600 रुपए से, सप्लाईज डेबिट हो जाएगा 9,000 से, और मार्कअप चार्जेस डेबिट हो जाएंगे 2,000 से। चार्जेस का लफ्ज एक्सपेंस के बराबर होता है, तो मार्कअप चार्जेस डेबिट हो जाएगा 2,000 से और बैंक 13,600 से क्रेडिट हो जाएगा। ये सॉल्व में आपके सामने है। परचेज डिस्काउंट 1,000, सेल डिस्काउंट 1,600, सप्लाईज 9,000 एंड मार्कअप चार्जेस 2,000। बैंक को कर देंगे क्रेडिट 13,600 रुपीस से। होपफुली आपको ये मामला क्लियर हो गया होगा। आप लोगों से कहा जाता है कि आप अपना म्यूट हटाकर मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, और अगर किसी वाक्य में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम आपका हल कर दूं। जी डियर स्टूडेंट्स, बताइए जी, आपको ओके है, क्लियर है? यस सर। ठीक है,
यस सर, ओके। यस सर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा ये अगला सवाल मॉडल क्वेश्चन नंबर 11 है, 2009 रेगुलर में ये पूछा गया, कहा गया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी गई मालूमात पर्टेन्स, वाबस्ता है अजीज ट्रेडर्स से। तो अजीज ट्रेडर्स के ये वाकयात सितंबर 30 के गिवन है। बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का 220050 है और कैश बुक का बैलेंस 191025 है। आपको पता है ये बैलेंस पहले लिखना होता है और ये बैलेंस जो है वो दूसरी जानिब दिखाना होता है। तो हमने सॉल्व में जाकर दिखा दिया कि बैंक बैलेंस कैश बुक का इतना और बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का इतना। अब जाके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। तो आपसे कहा गया कि प्रोसीड्स, मराहिल, डिपॉजिटर का एक नोट है जो कलेक्ट किया गया है बैंक की जानिब से। इसका मतलब है हमने एक नोट, कानूनी कागज बैंक के पास भिजवा के रखा हुआ था कि जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाए तो आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक ने हमारा वो नोट, कानूनी कागज कलेक्ट कर लिया और हमें अगर उसका प्रोसीड, मराहिल का पता चला कि बैंक ने हमारा नोट कलेक्ट कर दिया है, तो अब हमें चाहिए कि हम अपनी कैश बुक में नोट को कलेक्ट करके दिखा दें। इसकी रकम नहीं बताई है, रकम मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व में फिलहाल ये लिख देंगे कि नोट कलेक्टेड बाय बैंक। ये रकम कैसे आई ये बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। अब आते हैं मजीद सवाल पर। इसमें कहा गया डिपॉजिट इन ट्रांजिट, रास्ते की डिपॉजिट 12,474 रुपए है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐसी डिपॉजिट जो लेट डिपॉजिट से भी ज्यादा लेट हो गई है, यानी बैंक में अभी तक पहुंची नहीं है, रास्ते में है जब बैंक का स्टेटमेंट हमारे यहाँ आया है। तो ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट आज नहीं तो कल बैंक ने ऐड करनी है, लिहाजा हम इसे बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट 12474। इसके बाद आपसे कहा गया कि आउटस्टैंडिंग चेक, बच जाने वाला चेक 23195 है। आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड, अनपेड, तीनों वो चेक हैं जो हम इशू कर चुके होते हैं लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को माइनस नहीं किया होता क्योंकि बैंक के हुजूर में ये चेक पेश ही नहीं हुआ होता। तो आउटस्टैंडिंग चेक को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे बैंक स्टेटमेंट से। तो आउटस्टैंडिंग चेक लेस हो जाएगा। अब जाकर आते हैं हम हमारे मजीद अगले उसमें, बैंक का एरर डिटेक्टेड, बैंक की गलती दरियाफ्त हुई है 675 रुपए अजीज के अकाउंट से। एक चेक जो असल में लिखा गया था 6750, असल चेक 6750 का है और इसमें गलती 675 रुपए की हो गई। अब अगर आप गौर करें तो ये अपनी नौयत का वाहिद अब तक 20 इयर्स में आने वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा गैर वाज़े है। गैर वाज़े इस सेंस में कि वो ये तो बोल रहा है कि गलती हुई है 675 रुपए की, ये भी बता रहे हैं कि चेक असल में 6750 का काटा गया था, लेकिन ये नहीं बता रहा कि गलती क्या हुई थी, कि मतलब हमने गलती कम रिकॉर्ड की, ज्यादा रिकॉर्ड की, क्या किया, नहीं बताया। जब ये नहीं बताए तो ऐसी सूरत में आप लोग दरअसल इस जानिब थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा इस मामले को कि अगर आप एक बात सोचिए, आपके पास असल में चेक लिखा गया था 6,750 रुपए का और जो आपकी गलती है वो 675 रुपीस की है। अब ये गलती दो तरह की हो सकती है, एक प्लस की, यानी आपने ज्यादा रकम रिकॉर्ड कर ली। अगर आप ज्यादा रकम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में आप देखते हैं कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7425। मैं कुछ यूं समझाऊं कि रकम असल में थी 6,750 चेक की, हमने लिख दिया 7,425, तो 675 की गलती होती है। अब यही चीज, यही गलती ऐसे भी तो हो सकती है कि असल चेक था 6,750 का, हमने उसे लिखा 675 रुपए कम, यानी हमने उस चेक को असल में लिखा होगा 6075। आप चेक कर लीजिए, 6,750 का चेक था, अगर उसको गलती से लिख दिया और 6075 तो 675 की गलती होती है। और गलती ये भी हो सकती है कि चेक था 6,750 का, लिख दिया था 7,425। पर आप ऊपर वाली मिसाल को अगर गौर करें, ऊपर वाली मिसाल को देखें तो ऊपर वाली मिसाल में खराबी ये है कि 6,750 रुपीज
एंटायरली एक अलग रकम है और 7425 एंटायरली एक अलग रकम है। इन दोनों में कोई चीज मिलती नहीं, जबकि 6750 और 6075 काफी मिलती जुलती रकमें हैं। और अक्सर एक इंसानी गलती यही होती है कि हम मिलती जुलती रकम लिख लेते हैं। तो हम ये तसव्वुर करेंगे अपने पास कि 6750 का चेक लिखना था, उसकी जगह हमने 6075 रुपए का चेक लिख दिया। तो गलती हमसे ये हो गई है, ये वाली गलती कि 6750 का चेक लिखना था, हमने चेक लिख दिया 6075 रुपए का। तो 675 रुपए जो है वो हमने कम रिकॉर्ड किए हैं। अब उस वाक़े पर दोबारा से जाते हैं, उस वाक़े को दोबारा से पढ़ते हैं कि उस वाक़े में बोला क्या जा रहा है। उस वाक़े में बोला गया कि बैंक का एरर डिटेक्ट हुआ है, यानी ये गलती बैंक से हुई है कि 675 रुपए की गलती बैंक ने कर दी है हमारे कारोबार के लिए। एक चेक जो असल में 6750 लिखा था, लेकिन बैंक ने हमारे पैसे जो हैं वो निकाले हैं, कम किए हैं 6075 रुपए। यानी हमने चेक काटा था 6750 का, बैंक को चाहिए था कि वो हमारे पैसे माइनस करता 6750 रुपीज, लेकिन बैंक ने हमारे माइनस किए 6075 रुपीज। तो 675 रुपए बैंक ने हमारे कम निकाले हैं, कम माइनस किए। अब हमारे कहने पर बैंक हमारे 675 रुपीज और माइनस करेगा। तो हम अपने सॉल्व में जाकर लिखेंगे कि लेस डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कम डिडक्ट किया, कम निकाले हैं 675 रुपए हमारे, तो बैंक हमारे और निकाल देगा और माइनस कर देगा 675 रुपए। अब इसके बाद जाकर आपसे कहा गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दीजिए और एडजस्टिंग एंट्री या एंट्रीज बना दीजिए। तो बाकी सब कुछ तो मुकम्मल हो चुका है। सॉल्व के हिस्से में सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो एक चीज की कमी ये है कि हमारे पास जो एक रकम है, ये वाली रकम, ये कैसे आई है ये हमको नहीं पता है। ठीक है जी, ये रकम हमको नहीं पता है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क था। जब इसके आगे क्वेश्चन मार्क था, ये रकम हमको नहीं पता है, तो अब हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हम आएंगे इस जानिब, बैंक स्टेटमेंट की जानिब। ये रकम थी 220050, इसमें हम ये 12474 को ऐड करेंगे, दोनों को जमा किया, ये रकम आ गई। इन दोनों को प्लस किया तो ये रकम आ गई। इस रकम में से यानी 2,32,524 में से 23870 को हम माइनस करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। अब हमको पता है कि जो एडजस्टेड या करेक्ट बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का आता है, वही करेक्ट बैलेंस जो है वो किसका होगा? कैश बुक का। तो जो रकम यहां आई थी 208654, वही रकम हम दरअसल यहां भी लिख देंगे। अब इस रकम में से हम इस 191025 को माइनस कर दें, यानी इस रकम में से इस रकम को माइनस कर दें, नीचे वाली रकम में से ये ऊपर वाली रकम को माइनस कर दें, तो ये जो अननोन फिगर हमारे पास थी, ये अननोन फिगर हमारे पास आ जाएगी। और वो अननोन फिगर इस तरह आती है कि इस रकम में से ये रकम माइनस करें तो 17629, यही 17629 इधर भी आ जाएगा। अब इसने जहां तक एंट्री बनाने को कहा था, तो एंट्री एक ही इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर ऐड के मामलात हैं। तो ऐड के मामलात में नोट कलेक्टेड बाय बैंक हो रहा है, तो नोट कलेक्टेड बाय बैंक का एक ही वाक्य है। वो एक ही वाक्य में क्या होगा? बैंक डेबिट होगा और नोट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट और नोट रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट 17629 से। तो ये हमारी एंट्री बन गई। सबको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम अपने होमवर्क की जानिब जाते हैं। हमें होमवर्क लेना है। सर वो नेट रुक रहा था, अननोन वाला समझ नहीं आया। दोबारा कहिए, कौन सा वाकया? एक मिनट बाकी है, जल्दी से बोलिए। सर नोट कलेक्टेड बाय बैंक वाला, नोट कलेक्टेड बाय बैंक की रकम वाला। नोट कलेक्टेड बाय बैंक की रकम वाले के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर आपको समझाया था, और वो प्रोसीजर ये है कि पहले हम 2,20,050 यानी बैंक स्टेटमेंट वाली साइड लेंगे, उसमें ये रकम ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें से ये लेस करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। जो फाइनल आंसर इसका आया वही फाइनल आंसर इस साइड का आएगा। इस साइड में जो आंसर फाइनल बना है उसमें से माइनस कर देंगे ये शुरू वाला बैलेंस
025 जो हमें दिया हुआ था, इस फाइनल रकम में से, फाइनल आंसर में से जब ये शुरू वाला रकम माइनस करेंगे तो ये वाली रकम नोट की वापस आ जाएगी।